आजादी। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। सिंधु बशीर कुरैशी। पिछले दिनों इंडियन मीडिया ने एक पाकिस्तान के अंदर होने वाले इस वाक़े को बड़ा हाईलाइट करके दिखाया कि ये नारे लगे कि पहले बांग्लादेश बना था, अब सिंधु देश बनेगा। आज इस पे मुझे बात करनी है कि ये सिंधु देश का थ्रेट जो है या दीगर पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर छेड़ने की जो बातें होती रहती हैं इंडियन मीडिया के अंदर, ये कितनी रियलिस्टिक हैं। इस पे मुझे बहुत सारे लोग सवालात पूछते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में भी कभी कभी पढ़ता हूँ, बहुत से इंडिया से सवालात आते हैं, सिविल वॉर के कितने चांसेस हैं। और मुझे जो फेसबुक पे और ट्विटर पे मुझे मैसेजेस मिलते हैं उनमें भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस पर ज़रा आज डिटेल में बात करूँगा। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि बांग्लादेश की क्रिएशन के लिए इंडिया क्रेडिट लेता रहता है कि ये हमने किया था। हालांकि ब्रॉडर व्यू में मैं ये बात करता रहता हूँ कि इंडिया से ज़्यादा इसमें रोल असल में सोवियत यूनियन का था। पाकिस्तान जो स्प्लिट हुआ है वो ग्रेट कोल्ड वार जो थी ना, जो पीक पे पहुँची हुई थी, जब 70s के डेकेड में सोवियत यूनियन और अमेरिका की कोल्ड वार पीक पे पहुँची हुई थी। पाकिस्तान बना हुआ था इत्तेहादी वेस्टर्न कैंप का, और सोवियट्स जो थे ये पसंद नहीं करते थे पाकिस्तान को, बल्कि इस हद तक कि पाकिस्तान जो था वो स्ट्रेटजिक अलाई उस वक्त भी था सोवियट्स के अहम तरीन इत्तेहादी चाइना का। लेकिन उसके बावजूद भी सोवियट्स ने नहीं बख्शा पाकिस्तान को और उसको स्प्लिट किया। और इस वजह से फिर आपने देखा कि चाइना जो था वो भी न्यूट्रल हो गया था, वो भी सोवियत यूनियन से हट गया था कि ये तो हमारी भी जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते, उसका भी ख्याल नहीं रख रहे होते। वो जो डिस्टेलाइजेशन की वहाँ पर एक कैंपेन 50 से शुरू हुई थी, तो उसने भी चाइना के जो व्यूज़ थे सोवियत यूनियन के बारे में उसको काफ़ी धचका पहुंचाया था। चाइनीज समझ गए थे कि ये अपने मकसद से हट गए। वो जो लेनिन और इन्होंने एक फाउंडेशन रखी थी जिस सोवियत यूनियन की, उससे सोवियत यूनियन हट गया था बेसिकली। और नतीजा फिर आपने देख लिया, स्प्लिट भी हो गया था आखिर में। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के स्प्लिट में सोवियट्स का बड़ा रोल था। और आधा जब टूट गया, बांग्लादेश अलग हो गया था, तो जो रिमेनिंग हिस्सा था उसको भी तोड़ने के भरपूर जो प्रयास थे वो किए सोवियट्स ने। आपने देखा अफगानिस्तान के अंदर आ गया, हालांकि इनकी पपेट रिजीम मौजूद थी पहले ही अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान वाज अ सोवियत कंट्री, पूरी तरह से उनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में था, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत यूनियन स्टार्ट होता था। आज का सेंट्रल एशिया आपको पता है कि वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, सारे जो सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर प्रो सोवियत यूनियन गवर्नमेंट थी। यूं समझें कि अफगानिस्तान को चलाते ही वही थे। लेकिन उसके बावजूद भी कि इनका इतना ज़्यादा यहाँ पर असर था अफगानिस्तान में, ये फिर भी फौज लेकर घुस गए थे। तो आप खुद सोचें कि एक मुल्क जब ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है अफगानिस्तान को, तो वो फौजें लेकर क्यों गया वहाँ पे। असल जो इनका हदफ था दैट वाज पाकिस्तान, और अल्टीमेटली इन्होंने जो आगे आना था वो पाकिस्तान के ऊपर आना था। लेकिन अफगानिस्तान चूँकि बीच में बफर था सोवियत और पाकिस्तान के, तो इसीलिए पहले वो यहाँ पर घुसे थे। लेकिन इशू ये हो गया इनके साथ कि पाकिस्तान ने वहाँ पर इनको इंगेज कर लिया था और बड़ी मुश्किलात यहाँ पर उनके लिए पैदा की गई थी। बल्कि ये जो जंग इन्होंने छेड़ी थी अफगानिस्तान में, इसको जो निंजा टर्टल्स थे पाकिस्तान के उस वक्त, वो लेकर गए सोवियत यूनियन के अंदर, जो आज का सेंट्रल एशिया आप देखते हैं, वहाँ पर ले गए। और वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स मज़हब के नाम पे भी शुरू हो गए। यहाँ पर मैं बात कई बार कह चुका हूँ कि ख़ास तौर पर जो पर्शियन स्पीकिंग बेल्ट हैं वहाँ पर, ताजिकिस्तान के और बाकी जो इलाके थे, वहाँ अल्लामा इकबाल जो कि नेशनल पोइट है पाकिस्तान का, जो कि मुस्लिम नेशनलिज्म में बिलीव करता था, उसकी आइडियोलॉजी यही थी कि सारी दुनिया की जो मुसलमान है एक ही कौम है। तो वहाँ पर दीवारों पे सोवियट्स के खिलाफ उन्हीं के बेत लिखे हुए होते थे, पोएम्स लिखी हुई होती थी। मेमारे हरम बाज बतामीर जहाँ खैज, अज ख्वाबे गिरा ख्वाबे गिरा ख्वाबे गिरा खैज। तो आखिर में ये जो मुस्लिम बेल्ट था सेंट्रल एशिया वाला, वो भी अलग मुल्क बन गए। तो एक शदीद किस्म की लड़ाई सोवियट्स की और पाकिस्तान की पहले से ही जारी थी। और इसका रीज़न यही था कि पाकिस्तान बेसिकली अपनी क्रिएशन के कुछ ही अरसे के बाद, जब लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जो थे, उनको जब कत्ल किया गया, और उनके कत्ल की भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की हिस्ट्री है। ये गए थे अमेरिका, लियाकत अली खान, वहाँ पर इनको ये प्रेशर डाला गया था कि आप अमेरिका के साथ मिल जाएं, और कई दीगर उनके ऊपर, बल्कि इजराइल को भी एक्सेप्ट करने का उनके ऊपर प्रेशर सुनने में आता है हिस्ट्री के बुक्स में कि वो भी डाला गया था। लेकिन वो वहाँ से गुस्से में ये कहकर चले आए थे कि जेंटलमैन आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल, ये कहकर वापस आ गए थे लियाकत अली खान। और जब ये अमेरिका से वापस आए थे तो कुछ ही उसके अरसे के बाद
उनको मार दिया गया था, वहाँ पे शहीद कर दिया गया था। तब से लेके पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है थोड़ी सी हिली है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो तब से लेकर ये हिली है थोड़ी सी, और न्यूट्रलिटी की बजाय पाकिस्तान थोड़ा सा अमेरिका की साइड चला गया, और उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा फिर एट द एंड बांग्लादेश की अलहदगी की सूरत में। उसके दीगर डोमेस्टिक भी कई रीजंस थे, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल अगर आप रीजन देखें ना, इंटरनेशनल डोमेस्टिक भी थे, मतलब एक कि लोगों के अंदर भी एहसास महरूमी थी बांग्लादेश के अंदर कि वहाँ पर हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, ये सारा कुछ भी था। लेकिन इसका एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो ये सारे रीजन थे। तब तक कोई डोमेस्टिक मूवमेंट कामयाब नहीं होती जब तक उसको बाहर से कोई सपोर्ट हासिल नहीं होती, तब तक नहीं होती। देखें कश्मीर के अंदर, कश्मीर जितनी बड़ी मूवमेंट कहाँ पर चल रही होगी, कश्मीर में बहुत बड़ी पावरफुल तंजीमें हैं वहाँ पे, लेकिन जब तक किसी आलमी ताकत की इंटरनेशनल लेवल पर उनको बड़ी सपोर्ट नहीं होती तब तक वो मूवमेंट मेरे ख्याल से कामयाब नहीं हो सकती। ये चलती रहेगी इसी तरह से। तो कोई भी बड़ी से बड़ी मूवमेंट आप उठा के देख लें, जब तक बाहर की फोर्स इंटरवेन नहीं करती तो तब तक जो रिजल्ट है वो फिर उसको डिटरमाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है। बांग्लादेश में भी यही हुआ। अलबत्ता आजकल आप देखें तो एक और बड़ा प्रोपेगेंडा, आजकल तो नहीं कहूँगा, काफ़ी डेकेड से लेकर ये चल रहा है कि पाकिस्तान पहले 2 टुकड़ों में जो है टूटा, अब 4 टुकड़ों में टूटेगा। इंडिया के अंदर ये एक चलता रहता है। वहाँ का मीडिया, वहाँ के पॉलिटिशियन, सुब्रमण्यम स्वामी का तो ये यूँ समझे दिन में 3 बार जब तक नहीं कहते, ऐसा लगता है उनको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा है, इस गुस्से को आप यूँ ये मंत्र बोल के निकालें, 3 मरतबा दिन में बोलें कि 4 टुकड़े करेंगे पाकिस्तान को। ये 3-4 मरतबा दिन में बोल लेते होंगे। कई और बीजेपी के नेता और हिंदुत्ववादी गुंडे बोलते रहते हैं, इंडियन मीडिया में भी आता रहता है पाकिस्तान में सिविल वॉर होने वाली है, और ये तो वो काफ़ी डेकेड से लेके उनकी सिविल वॉर अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, जो कि वो कहते रहते हैं। एक बार मुझे याद है जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी, तो पाकिस्तान में किसी को, आधे पाकिस्तान को पता ही नहीं था कि कोई इमरजेंसी भी लगी हुई है, लेकिन इंडियन मीडिया में ये था कि पता नहीं टूट रहा है पाकिस्तान को, इमरजेंसी लग गई। ये कोई छोटी बात है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी इन चीज़ों के इतने यूज्ड हो गए हैं कि अब उनको बड़े से बड़ा जो मसला है वो भी छोटा सा लग रहा होता है। लेकिन नेवरदलेस इस पे बात करता हूँ कि क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी खूनख्वार किस्म की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं जो कि कभी भी तोड़ सकती हैं पाकिस्तान को और सिविल वॉर शुरू हो सकती है। इज इट राइट और नॉट? ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में आज भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, लेकिन ये फैक्ट नहीं है कि उनकी कोई साइज़ या उनका थ्रेट लेवल इतना बड़ा है कि वो पाकिस्तान भर में सिविल वॉर क्रिएट कर सकें और पाकिस्तान भर को डिस्टेबलाइज कर सकें। ये फैक्ट नहीं है। पिछले दिनों ये हुआ, सिंध जो पाकिस्तान का प्रोविंस है, जिसने पहले पाकिस्तान की रिजोल्यूशन सिंध असेंबली ने पास की थी 40s के अंदर कि हमें पाकिस्तान चाहिए। सबसे पहले जो डिमांड पाकिस्तान की आई थी वो सिंध असेंबली से आई थी। उसके बाद दीगर जो असेंबली, सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो पावरफुल चली थी वो ढाका के, ये जो आपका बांग्लादेश है वहाँ चली, लेकिन जो रिजोल्यूशन पास हुई थी वो सिंध असेंबली ने पास की थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। अब वहाँ पर भी 2-4 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, उन्हीं में से एक है GA सिंध नाम की। GA सिंध के बहुत सारे धड़े हैं। पहले जब GM सैयद उनके नेता थे बहुत बड़े, जब उनकी डेथ हो गई तो GA सिंध के कई ग्रुप्स बन गए, अभी भी उनके कई ग्रुप्स हैं, और उनमें 2-3 किस्म के ग्रुप्स हैं। एक उनका ग्रुप ऐसा है जो कि सेपरेशन नहीं चाहता, वो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमें मैक्सिमम जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो मिले, लेकिन उनके अक्सर ग्रुप्स चाहते हैं कि हमें एक अलग मुल्क बनाना चाहिए वगैरह वगैरह। अब पिछले दिनों GM सैयद की कोई सालगिरह थी सन शहर सिंध के अंदर वहाँ पे, तो वहाँ पर ये सालगिरह थी, तो उधर छोटा सा क्लैश हो गया, एक बंदा ज़ख्मी हुआ है, सिर्फ छोटा सा क्लैश था, एक बंदा ज़ख्मी हुआ। वो क्लैश यूँ हुआ कि कुछ लोगों ने वहाँ पर नारेबाजी की, ये रिपोर्ट्स आ रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो पुलिस ने उनके ऊपर क्रैकडाउन किया, डंडे शंडे मारे, तो एक बंदा उसमें ज़ख्मी हो गया। इसको इंडियन मीडिया में मैं देख रहा था, इतना हवा दिया जा रहा है, इतना उसको फैलाया जा रहा था कि गोया के साउथ एशिया का मैप तब्दील होने जा रहा है। भाई क्या हो गया भाई, छोटा सा क्लैश, एक बंदा ज़ख्मी होता है, कोई हार्डली कोई 200 बंदे वहाँ पर जमा होते हैं, और उसको ऐसा कह के पोर्ट्रे किया जाता है कि कोई स्प्लिट हो रहा है पाकिस्तान। एक 20-22 करोड़ लोगों का मुल्क है, वहाँ पर छोटे मोटे मुजाहरे 20-25-50 लोग अगर मिलके कहीं मुजाहरा करते हैं तो ये याद रहे कि वो 22 करोड़ का मुल्क है। वहाँ पर बेतहाशा आबादी है, और कोई ऐसी तंजीम पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं जो कि किसी पूरे के पूरे स्टेट के अंदर या सूबे के अंदर इम्पैक्ट डाल सके, उसको जैम कर सके। कोई एक तंजीम, सेपरेटिस्ट तंजीम ऐसी नहीं है।
जो कि कोई सूबा ब्लॉक कर सके, स्टेट ब्लॉक कर सके, इस लेवल की एक भी नहीं है। तो सिविल वॉर कहाँ से मुझे बताएं वहाँ पर कोई इस तरह की पैदा हो सकती है कि स्टेट जैम हो जाए। और दूसरी बात यह है कि ये जो सेपरेटिस्ट पाकिस्तान के अंदर तंजीमें हैं, सवाए बलूचिस्तान के अंदर जो BLA है वो एक बड़ी सेपरेटिस्ट तंजीम है, उसको आलमी सरपरस्ती है बुनियादी तौर पर, क्योंकि वो ईरान से भी जुड़ा हुआ एक रीजन है। ईरानी भी परेशान है बलोच नेशनलिज्म से, क्योंकि बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा ईरान के अंदर भी है और वो भी ग्रेटर बलूचिस्तान का हिस्सा है। तो वहाँ पर एक आपको पता है ईरान की वजह से फिर इजराइल और अमेरिका और ये सारे जो है वो इस तरह की तंजीमों को कुछ हाथ रखते हैं। लेकिन जो सिंध के अंदर सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं वहाँ पर मिलिटेंसी कम है। एक दो शफी बुरफत है और एक दो और है, उनकी जो तंजीमें हैं वो मिलिटेंसी, उनका नाम आता रहता है उसके अंदर। और शफी बुरफत खुद जर्मनी के अंदर बैठा हुआ है, पाकिस्तानी इल्ज़ाम लगाते हैं कि रॉ इसको फंडिंग करता है। लेकिन ये छोटे लेवल की मिलिटेंट तंजीमें हैं, मतलब ये अगर आपको कहीं पे नज़र आएंगे तो कहीं रेल की पटड़ी पे क्रैकर फाड़ दिया, समझ रहे हैं आप, क्योंकि बड़े लेवल की कार्रवाइयाँ इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है बड़े लेवल की कार्रवाई करने की। BLA के अंदर है, लेकिन BLA जो है वो कंट्रोल में है पाकिस्तान के अंदर, इट्स अंडर कंट्रोल। वो जो थ्रेट लेवल है वो इतना बड़ा नहीं है कि कोई बलूचिस्तान जैम हो जाए पूरा, यानी ये हिट एंड रन वाली स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करते हैं। ये जो तंजीमें हैं इनका लेवल इंडियन नॉर्थ ईस्ट में मौजूद जो तंजीमें आप देखते हैं ना उनसे भी कम है। इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर इससे बड़ी तंजीमें मौजूद हैं, इससे ज़्यादा पावरफुल तंजीमें, उनके पास लोग ज़्यादा हैं, उनके पास जो असला है वो ज़्यादा है, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। लिहाजा जो इंडियन मीडिया और इंडियन पॉलिटिशियन सिविल वॉर की बात करते हैं, एक तो सिविल वॉर कश्मीर के अंदर ऑलरेडी चल रही है ना, इंडियन कश्मीर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी एक तरह से सिविल वॉर है ही, लेकिन वो दबी हुई सिविल वॉर है, मीडिया के अंदर नहीं आती। यहाँ पर जो ये तंजीमें हैं जिनकी मैंने बात की, इनका मैन पावर कम है, इनके पास रिसोर्सेज कम है, इनके पास कैपेसिटी नहीं है बड़े लेवल की, कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इनका मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। एक ज़माने में था, लेकिन मैं बात करता रहता हूँ जनरल राहिल शरीफ के दौर में, उससे पहले कियानी के दौर में, और फिर बाजवा का जो शुरुआती दौर था उसमें भी ये जो रद्दुल फसाद और ये जो ज़रब अज़्ब शुरू हुए उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ इनको हासिल हुई हैं और इन्होंने डिसमेंटल किए हुए स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर थे वो नहीं रहे, TTP के ही नहीं रहे। इन सबसे बड़ा थ्रेट TTP है पाकिस्तान के लिए, सबसे बड़ा अगर नंबर 1 थ्रेट अगर आप कहेंगे तो वो TTP है। बट दैट इज़ नॉट द, वो कहते हैं ना लिंग्विस्टिक नहीं है, वो एक खुद को रिलीजियस एक आइडेंटिटी से जोड़ते हैं, लेकिन वो भी इस लेवल का थ्रेट नहीं है कि कोई सिविल वॉर पैदा कर सके पाकिस्तान में, या इस तरह के थ्रेट नहीं है, ये हल्के लेवल के थ्रेट है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप जियोपॉलिटिकल लेवल पर देखें बड़े लेवल पर, तो ये चाइना के खिलाफ भी हैं और इनका जो बेसिस है वो अफगानिस्तान के अंदर है, और अफगानिस्तान चाइना की तरफ आपको पता है कि वो वहाँ पर टिल्ट हुए पड़े हैं, चाइना की कंपनी है वहाँ पर। तो लॉन्गर रन में TTP का भी मुस्तकबिल अफगानिस्तान के अंदर नहीं है, दे हैव टू लुक फॉर समवेयर एल्स, यू नो। वो जो दाइश वाला बेल्ट है अफगानिस्तान के दूसरी तरफ, उधर हो सकता है ये वहाँ पर जाकर अपने सेटलमेंट्स बनाएं और ये सारा कुछ करें, बेसिस बनाएं। लेकिन चूंकि चाइना के BRI का ये पूरा रीजन है सेंट्रल एशिया और ये, तो मेरे ख्याल से इन तंजीमों को, और अफगानिस्तान वैसे घिरा हुआ है चाइनीज एलाइज से, सारे के सारे मुल्क अफगानिस्तान के इर्द गिर्द चाइना के इत्तेहादी हैं और अफगानिस्तान खुद भी BRI के अंदर जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो सारी सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं इनकी लिमिटेशंस हैं, यानी थ्रेट लेवल जो है वो लिमिटेड है। असल में ये कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का थ्रेट पाकिस्तान की स्टेट को नहीं है कि जिसलिए हम कह सकें कि यहाँ पर सिविल वॉर के इम्कान हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है, दैट इज़ इकोनॉमी, सबसे बड़ा मसला यही एक है। तो आई डोंट बाय दीज थ्योरीज कि सिविल वॉर होगी और यहाँ पर कुछ हो से, दिस इज़ नॉट, ग्राउंड पे अगर आप देखें तो ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा ये कि जो ऑलरेडी हैं वो भी अंडर कंट्रोल है, बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके ऊपर कंट्रोल करके बैठी हुई है।